गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में आज हम पाठ 14 क्रिया और काल का अध्ययन करेंगे। आज हम सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है। धोबी क्या है? करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्या कार्य कर रहा है वो? कपड़े धोने का। तो धोता है आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। जैसे हम दूसरा उदाहरण लेंगे, कृषक हल चला रहा है। कृषक यानी किसान हल चला रहा है। कृषक कौन है? कर्ता है। और कर्ता के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? हल चलाने का। तो चला रहा आपकी क्रिया हो गई। तो कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिया कहते हैं। अब हम समझेंगे धातु किसे कहते हैं। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, गा, आ, खा। ये क्या है? धातु होगी। और जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। और संज्ञार्थक क्रिया कौन सी क्रिया होती है? जो मूल धातु के इसके साथ ना का प्रयोग किया जाता है वह संज्ञार्थक क्रिया कहलाती है। ना प्रत्यय, जैसे गा ना, पढ़ ना, सो ना, जा ना। तो धातु किसे कहेंगे? जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, गा, आ आदि। तो संज्ञार्थक क्रिया में धातु के साथ ना का प्रयोग किया जाता है, ना प्रत्यय का। जैसे मैंने बताया आपको, पढ़ना या गाना। अब हम मूल धातु का प्रयोग, जो आपका मध्यम पुरुष है सर्वनाम का, उसमें तू के साथ धातु का वैसे के वैसे ही प्रयोग होती है मूल धातु के रूप में। जैसे तू लिख, तू उठ, तू आ। तो आपने सबसे पहले क्रिया किसे कहते हैं, फिर धातु के संज्ञार्थक क्रिया के बारे में समझा। अब आप समझेंगे क्रिया के भेद। तो क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, एक है आकर्मक क्रिया, एक साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म रहित होती है। जैसे राम पढ़ता है। क्या पढ़ता है? हमें नहीं पता, इसमें कर्म नहीं है, तो ये क्या है? आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जो कर्म रहित होती है, जिसमें कर्म नहीं होता। जैसे राम खाता है। क्या खाता है? राम खाता है, आकर्मक क्रिया। फिर दूसरी है आपकी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। जैसे मैंने बताया आपको, राम खाना खाता है, माली फूल तोड़ता है। तो इसमें क्या है? कर्म क्या दे रखा है? फूल। खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो खाना क्या है? कर्म है। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, आपकी आकर्मक क्रिया जो कर्म रहित होती है, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म होता है। अब है सकर्मक क्रिया के दो उपभेद, एक कर्मक क्रिया और दूसरी द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया
जिसमें एक कर्म होता है, जैसे राम खाना खाता है। फिर द्विकर्म क्रिया, जिसमें दो क्रियाएं होती हैं, जैसे राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया, तो राजा ने मंत्री को पुरस्कार दिया, तो दो कर्म क्रिया होगी, जिसमें दो कर्म होते हैं। तो आपका कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दूसरा संरचना तथा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, जिसमें सबसे पहले अपने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, दो आकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अब हम समझेंगे संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। सामान्य, सबसे पहले सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है, जैसे रमेश गया, तुम पत्र लिखो, इसमें लिखो और गया एक क्रिया है, तो सामान्य क्रिया होगी। रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। दूसरा है संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, वहाँ पे वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था, शिकारी ने हिरण को मार डाला। यहाँ आपकी दो क्रिया हो गई, एक हो गया मार, फिर दूसरा डाला। मैंने खाना खा लिया था, खा लिया था, दो क्रियाएं हो गई आपकी, संयुक्त क्रिया हो गई। सबसे पहले आपकी सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया। अब है तीसरी नाम धातु क्रिया। मूल धातु को छोड़कर अन्य शब्दों में क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे हाथ से हथियाना, पास से पतियाना, शर्म से शर्माना। फिर है फोर प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया शब्द में यह पता चला कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से कराता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका गरिमा को पढ़ाती है, या धोबी ने कपड़े धुलवाए, माली ने फूल तुड़वाए, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। तो आपने सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया, सबसे पहले आपने सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, चौथी प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में समझा। अब हम समझेंगे पूर्वकालिक क्रिया। मुख्य क्रिया से पहले क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। आने वाली क्रिया जैसे बच्चा दूध पीकर सो गया, यहाँ क्रिया पूर्व क्या है, पीकर। सो गया आपकी क्रिया है, तो सोने से पहले उसने कौन सी क्रिया की, दूध पीने की, तो पीकर। रमेश क्रिकेट खेलकर घर पर आ गया, खेलकर घर पर आ गया आपकी क्रिया है। उससे पहले कौन सी क्रिया है, खेलकर, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। नंबर 6 तत्कालिक क्रिया। जब पहली क्रिया के तुरंत बाद मुख्य क्रिया होती है, तो पहली क्रिया तत्कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विद्यालय से आते ही सो गया, वह विद्यालय से आया और सो गया, यह आपकी आते ही आपकी तत्कालिक क्रिया हो गई। तो आपकी सबसे पहले आपने पढ़ी सामान्य क्रिया, दूसरी आपने पढ़ी संयुक्त क्रिया, तीसरी नाम धातु क्रिया, 4 प्रेरणार्थक क्रिया, और 5वीं पूर्वकालिक क्रिया, और 6ठी आपकी तत्कालिक क्रिया। तो बच्चों आज आपने क्रिया के बारे में समझा, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, और क्रिया के कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया का प्रयोग। तो इसी के आधार पर आपको अभ्यास कार्य करना है। थैंक यू।